हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास। क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? आई एम शैल, योर एजुकेटर ऑन CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी। और आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे, डाउट क्लियर क्लास करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का। आई होप आई एम विजिबल। Yes, I am visible. हेलो एवरीवन, हेलो प्रियंका, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बता दूं। आपको पता है अनअकैडमी पे आज से प्राइजेस हाइक हो चुके हैं। अब जो प्राइजेस हाइक हैं वो हैं 6 मंथ्स का है 11,250 से 11,600 हो गया है, और 12 मंथ्स का 13,750 से 14,500 हो गया है। तो ये प्राइजेस जो हैं वो हाइक हो चुके हैं। अगर आपने 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको फिर भी अभी फ़ायदा है। 6 मंथ्स का लेंगे तो 1 मंथ फ्री, 12 मंथ्स का लेंगे तो 2 मंथ्स फ्री। प्रियंका, गुड इवनिंग बेटा। एंड आपको पता है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और शेल K10 अगर आप यूज़ करेंगे तो आप वहाँ के सारे फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर पाएंगे। फ्री प्रोडक्ट्स में वहाँ है क्या क्या? स्पेशल लाइव क्लासेस एंड टेस्ट एंड क्विज। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री में मिलेंगी। मैं वहाँ पे क्लास लेती हूँ 5 PM पे, और वहाँ पे आज ख़त्म हो गया रामचंद्रन प्लॉट, और कल से स्टार्ट होगा प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। आज डाइहेड्रल एंगल और रामचंद्रन प्लॉट हो गया है, और और इसके अलावा क्विज और टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10 तो आप ये सारी चीज़ों को अनलॉक कर पाएंगे। देन मैं जो YouTube चैनल आप मुझे देख रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे मैं हर दिन 6:30 पे क्लास लेती हूँ। यहाँ अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, जो सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं आप, ये तो थे फ्री प्रोडक्ट्स की बात। अब सब्सक्रिप्शन की बात है। पेड जो प्रोसेसेस होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस एंड आइकॉनिक में क्लासेस लगभग सेम ही ली जाती हैं। डिफरेंस यही है कि प्लस में आपको, प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस ये है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, 24/7 पर्सनलाइज लेवल पे डाउट क्लियर कर आपको मिलेगा उनसे। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में भी हेल्प मिलेंगे। प्लस और आइकॉनिक में जो कॉमन है उनकी बात करते हैं। ये तो डिफरेंस हुआ। जो कॉमन है वो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलेगा इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नौशीन, गुड इवनिंग बेटा। गुरजीत, गुड इवनिंग बेटा। और स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे कोर्स को ख़त्म करा जाएगा। मतलब आपको जब भी एग्ज़ाम आएगा, जैसे कि अभी अगर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ तो उससे पहले आपके पूरे कोर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा बैच में। बहुत सारे बैचेस आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप टेस्ट और क्विज भी दे सकते हैं। टेस्ट और क्विज देने से आपको ये पता चलेगा, सुमन गुड इवनिंग बेटा। टेस्ट और क्विज से आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे जा रही है। तो ये सारे फायदे होंगे आपको सब्सक्रिप्शन लेने के। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं शेल K10। आप इसे यूज़ करेंगे, एट द एंड आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्लस मैं आपके लिए प्लस के क्लासेस लेके आऊँगी, प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज स्टार्ट लेके आऊँगी अगर आप मेरे नाम पे ये कोर्स लेते हैं तो। नेक्स्ट, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा। देन यहाँ पे आते हैं प्राइजेस के बारे में। आइकॉनिक के प्राइजेस यहाँ हैं। 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ। और 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। यहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। यह है प्लस के प्राइस लिस्ट। 1 मंथ का है 2,900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6,250 टोटल, 2,083 पर मंथ। 6 मंथ्स का है 11,250 टोटल,
1875 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 13,750 टोटल, 1,146 पर मंथ। और 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। आप यहाँ पे भी मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10, तो इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं 6 मंथ्स एंड अबव का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और अगर आप मेरे नाम पे कोर्स लेंगे तो आपको आपके लिए मैं प्लस की क्लासेस लेके आ पाऊंगी, जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे में हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपको बग्स बाउंटी के बारे में पता ही होगा। अगर आप किसी भी एजुकेटर की क्लास में आपको कोई भी बात इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट लगती है तो आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अनअकैडमी को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले होंगे उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने वाले तो आपको प्राइज भी मिलेगा। फिर एक्सेल बैच स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल साइंस में 38 जुलाई से, और केमिकल साइंस में स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये रेफर कर सकते हैं। और 15 जुलाई से तो ऑफकोर्स प्राइजेस हाइक हो चुके हैं। तो 15 जुलाई से जो प्राइजेस हाइक हुए हैं वो है आप जो प्राइजेस हाइक हुए हैं तो आपको अब हाइक प्राइजेस में ही पेमेंट करना होगा सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो ये थी अनअकैडमी की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको एक बार और देख लेंगे। तो उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने आपको आज बोला था कि मैं क्रैब का जो क्लॉ होता है उससे कंपेयर किया गया है RNA पॉलीमरेज को, और सिग्मा फैक्टर का भी स्ट्रक्चर दिया गया है वाटसन में सिग्मा फैक्टर का भी स्ट्रक्चर दिया गया है और पॉलीमरेज का भी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके बारे में हम आज बात करने वाले थे, लेकिन हम आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर कल इसके बारे में थोड़ा बात करके यूकैरियोटिक का स्टार्ट करेंगे। सुमन मैम, आई मिस लास्ट 2-3 लेक्चर्स ड्यू टू यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स इन पर से क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है सेमेस्टर का। ओके सुमन, हाँ मुझे आपको टाइम टेबल भी देना था ना, हाँ मैं भूल गई, आपने मुझे कहा था। कोई बात नहीं बेटा, आप जो रिकॉर्डेड वर्जन से उसमें से चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, तो DNA से RNA बनता है। यह RNA किसी भी टाइप का हो सकता है, mRNA, rRNA, tRNA। अगर mRNA बनेगा उसे कहा जाएगा मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वही पहले पढ़ रहे हैं। तो मैसेंजर RNA बनाने का जो प्रोसेस है DNA से RNA, उसके लिए जो चीज़ें, जो भी स्टेप्स है वो हम यहाँ देख रहे हैं। rRNA और tRNA का हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में जो एंजाइम है जो कि बनाता है RNA, दैट इज RNA पॉलीमरेज फ्रॉम DNA। यह RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में अलग टाइप का है, प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप का है। जिस तरह से DNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 5 तरह के थे, 3 तरह का मेन था, 1, 2 एंड 3। उसी तरह से यूकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज 15 तरह के थे। यहाँ पे उल्टा है, RNA पॉलीमरेज में प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 1 तरह का है एंड यूकैरियोट में 3 तरह का है। तो ये हमने देख लिया था। मैम नोट्स कैसे बनाए बता दीजिए। हाँ मैम, टाइम टेबल दे देंगे, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ श्योर सुमन, मैं टाइम टेबल आपको दे दूंगी। आज सुबह मेरी क्लास हुई थी 11 बजे, जहाँ पे मैं सारा ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ बताया BSc के MSc के बच्चों को कैसे CSIT के लिए प्रिपेयर करना है। मैम नोट्स कैसे बनाए? प्रियंका बेटा, किस चीज़ का नोट बनाने की बात करें? इस टॉपिक का, ट्रांसक्रिप्शन का अगर बोलेंगे, किसका बोल रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने आज अभी तक पढ़ लिया है। प्रोकैरियोट के केस में जो RNA पॉलीमरेज है वो सिर्फ एक ही टाइप का है। उसका जो कोर है दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा प्लस सिग्मा फैक्टर अगर लग जाता है दैट इज विल बी कॉल्ड एज हॉलो एंजाइम। और जो सिग्मा यहाँ यूज होता है दैट इज सिग्मा 70। इसके अलावा जो यूकैरियोट्स में होता है पॉलीमरेज दैट इज 1, 2 एंड 3। RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 makes R ribosomal RNA, RNA polymerase 2 makes messenger RNA and RNA polymerase 3 makes tRNA. जो abundance के basis पे है वो है RTM. rRNA is the most abundant type of RNA present in cytoplasm. tRNA is the second most abundant. mRNA is the third position. ये फॉर्मूला है, इससे आपको पढ़ना है।
ओके प्रियंका, इस टॉपिक का अगर आपको नोट बनाना है अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करेंगे, टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब आप अगर एमएससी में हैं फिर इसका नोट बनाना है तो आपको वॉटसन या लेनिंजर पकड़ना है। एक बुक पकड़ लीजिए, दोनों पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे क्योंकि वॉटसन में थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेटिव है, लेनिंजर में थोड़ा कम दिया गया है। तो आप अगर लेनिंजर पकड़ लेते हैं तो मेरे वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो लेनिंजर में जितना है उससे कहीं ज़्यादा है। वॉटसन का मैंने सब कवर कर दिया है, वॉटसन का खाली कुछ कुछ पेजेस रह गए हैं जिन्हें मुझे कवर करना है। तो यहाँ पे सब कुछ है, तो पहले तो आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर आप नोट मेकिंग पे आएंगे, CSI नेट के लिए आपको नोट बनाना है तो फिर आप लेनिंजर या वॉटसन को पकड़िए, उसको रीडिंग कीजिए पहले। तो रीडिंग करने के टाइम में आपको जो पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं उसे अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद लिखना क्या क्या है, तो फिर पहले आपको लिखना है कि ट्रांसक्रिप्शन का 3 प्रोसेस होता है, 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में आपको लिखना होगा सबसे पहले RNA पॉलीमरेज के बारे में। तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे किसके अंडर में वो मैं बता देती हूँ। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपको पहले लिखना है RNA पॉलीमरेज के बारे में, प्रोकैरियोट के केस में। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है किस DNA से बनता है, उस DNA को क्या कहते हैं वो लिखना है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है पॉलीमरेज के जो पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में आपको प्रमोटर के बारे में लिखना है। फिर प्रमोटर का जो टाइप्स है, वैरायटी, 2 टाइप मैंने बोला था, डिस्क्रिमिनेटर होने से क्या होता है और ये क्या एक था ना, दो वर्ड्स थे ना, 2 टाइप का प्रमोटर था, अभी देखेंगे, उनके बारे में लिख देना है। प्रमोटर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लिखना है स्क्रंचिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो स्क्रंचिंग के साथ साथ में आप बाकी मैकेनिज्म्स को पढ़ लीजिए, सिर्फ स्क्रंचिंग के बारे में लिखिए। ये हो गया इनिशिएशन। इलॉन्गेशन के बारे में क्या लिखना है, इलॉन्गेशन के बारे में लिखना है न्यूज़ A जो आता है और सिग्मा 70 चला जाता है, ये ट्रांजिशन को इलॉन्गेशन में लिखना है बस। टर्मिनेशन में रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट, ये तीनों बातें लिखनी है। ऐसा इस तरह से नोट बनाइए। और नोट बनाने के टाइम में जिस भी बुक को अच्छे से पढ़ रहे हैं उसमें से या तो अंडरलाइन कर दीजिए, जो चीज़ें छूट जा रही हैं अच्छे से पहले पढ़िए, फिर इस तरह से नोट बनाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है प्रियंका। अब RNA पॉलीमरेज के बारे में हमने जान लिया, प्रोकैरियोट प्रमोटर के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रमोटर। प्रमोटर क्या है आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर ये हमारा DNA है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो इसमें अगर ये जीन है जिससे कि mRNA बनेगा, तो ये mRNA बनेगा, तो इस जीन के यहाँ पे एक्चुअली में कोडिंग सीक्वेंस है जो कि mRNA में आएंगे, ये वाला रीजन नहीं आएगा, इसको कहा जाएगा प्रमोटर। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर इज दैट सीक्वेंस ऑफ DNA विच हेल्प्स द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे प्रमोटर का स्ट्रक्चर है। इसके आगे का जो भी रीजन है जीन का, एंड तक, मतलब जहाँ पर एंड पॉइंट होगा वहाँ तक सारा mRNA में आ जाएगा। ये स्टार्ट साइट है, ये स्टॉप साइट है, और ये प्रमोटर है। इसमें 2 सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। इस बॉक्स को कहा जाएगा -10 बॉक्स, इसको कहा जाएगा -35 बॉक्स। -10 बॉक्स जो है दैट इज TAT AAT, और जो -35 बॉक्स है दैट इज TT गाका। -35 है हमारा TT गाका, -10 है TAT AAT। ये दोनों रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और रीजन है अपस्ट्रीम, यहाँ पे जैसे लिखा है UP एलिमेंट, अपस्ट्रीम एलिमेंट। तो ये सारी रीजन जरूरी है। मैम आप बॉन्ड नहीं बताई बेटा, थोड़ा बहुत तो तभी बता दी थी, डिटेल में नहीं बोली थी। डिटेल में बोलने के लिए, बॉन्ड के लिए मैंने शायद हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोला है जब एक रिकॉर्डेड वीडियो बताया है। अगर आपको अलग से चाहिए तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो प्रमोटर में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, -10 बॉक्स, -35 बॉक्स UP एलिमेंट। -10 बॉक्स का मतलब क्या है, अगर ये +1 है तो यहाँ होगा -1, -2, -3, इस तरह से जाएगा। ये वाली रीजन में 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, ये -10 बॉक्स है। फिर यहाँ पे रहेंगे 17 से 19 न्यूक्लियोटाइड्स, ये -35 बॉक्स है। -10 बॉक्स का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, TAT AAT, तो 6, यहाँ पे 6 का गैप है ना,
यहाँ पे कितना गैप है, +1 से यहाँ तक इस बॉक्स के बीच में 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड का गैप है। अगर समझ लीजिए 6 न्यूक्लियोटाइड का गैप है तो इसका सीक्वेंस क्या है, TAT AAT। अगर यहाँ पे 6 है तो ये 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। -10 बॉक्स का मतलब होता है इस सीक्वेंस में सेंट्रली पोजिशन्ड होगा 10। तो अगर 6 यहाँ पे लास्ट है तो ये होगा 7, 8, 9, 10। तो इस बॉक्स के बीचों बीच तो नहीं, लेकिन लगभग बॉक्स के बीच बीच में 10th न्यूक्लियोटाइड आ गया है, इसलिए इसका नाम है -10 बॉक्स। अब इसका -35 बॉक्स क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा TT गाका। तो यहाँ पे अगर -10 खत्म तो यहाँ पे होगा -11। अच्छा ये -10 है, 11, 12। अब यहाँ पे 13, 14 है ना, -10, 11, 12 तो आपको समझ में आया ना। अगर यहाँ पे है TAT AAT, ये 1 है, यहाँ पे 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड का गैप है, ये 8 है, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे 13 है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से करेंगे। लेकिन ये जो टोटल है 17 से 19 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 17। तो यहाँ पे नंबर 17 से 19 होना चाहिए, लेकिन उनकी काउंटिंग वैसे ही होगी। ये 13 है तो अब ये होगा 14, 15, 16, 17। इस तरह से नंबरिंग करते करते हम 35 के बॉक्स के अंदर घुसेंगे। लेकिन ये याद रखना कि गैप होगा 17 से 19 के बीच में। अनुराग गुड इवनिंग बेटा, ये समझ में आया ना। अगर ये समझ लीजिए 10 है तो यहाँ पे 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से आगे घुसेंगे हम। और इसका जो है वो क्या है, TT गाका। इसके आसपास में ये 35th नंबर पे होगा। तो ये कितना होगा, 34, 33, 32। यहाँ पे लास्ट होना चाहिए 31। तो यहाँ पे लेट्स सपोज 31 है, यहाँ क्या लास्ट था 10। तो 10 से 31 का गैप जो है वो 17 से 19 न्यूक्लियोटाइड भरेगा। और फिर हम TT गाका के अंदर एंटर करेंगे और वो 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये लास्ट है 37। इसलिए इसको 35 बॉक्स कहा जाएगा, क्योंकि जो इसका सीक्वेंस है वो सेंट्रली लोकेटेड है 35th पोजीशन में। ये जो सीक्वेंस है वो सेंट्रली लोकेटेड है 10th पोजीशन में। यही ध्यान रखना है आपको, सेंट्रली कहाँ लोकेटेड है। तो ये जो बॉक्स है दिस इज सेंट्रली लोकेटेड एट -35। ये जो बॉक्स है दिस इज सेंट्रली लोकेटेड एट -10। यही स्ट्रक्चर है हमारा प्रोमोटर का। इसको कहा जाएगा प्रिबनाव बॉक्स। इसका एज सच कोई नाम नहीं है। और ये हो गया हमारा यूपी एलिमेंट। और यूपी एलिमेंट क्या करेगा, इट हेल्प्स इन जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल। आप लोगों को अपने करियर रिलेटेड जो भी डाउट हो, मैंने आज सुबह 11 बजे एक सेशन किया था लाइव, उसमें बच्चों ने अपने डाउट्स पूछे थे, जो भी बीएससी में है, एमएससी में है, कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नोट बनाना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे सिलेबस बनाना है खुद के लिए, कैसे एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेट करना है। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में है। आज सुबह हुई थी 11 बजे एक क्लास, लाइव क्लास हुई थी, आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट। अब दो तरह के प्रमोटर्स होंगे, एक होगा एक्सटेंडेड, एक होगा डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर में दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन -10 के आगे होगा डिस्क्रिमिनेटर। और यहाँ पे -35 प्रेजेंट नहीं होगा। और -10 जो है वो देखिए यहाँ पे ये +1 है, तो इससे ऊपर वाला हो गया हमारा अपस्ट्रीम, इसके नीचे हो गया डाउनस्ट्रीम। और ये जो है -10 बॉक्स, इसके अपस्ट्रीम में एक्सटेंडेड रीजन है, यहाँ पे -10 बॉक्स, उसके डाउनस्ट्रीम में डिस्क्रिमिनेटर रीजन है। ये डिस्क्रिमिनेटर रीजन सिर्फ ये देखेगा कि इसके साथ में जो पॉलीमरेज है वो बाइंड कैसा कर रहा है। अगर अच्छे से बाइंड कर रहा है तो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे, वीकली बाइंड कर रहा है तो कम ट्रांसक्रिप्ट बनेंगे। यहाँ पे एक्सटेंडेड रीजन है जो कि -35 की कमी को पूरा करेगा, बस ये। अब उसके बाद हमने देखा था कि जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस करेगा, आरएनए सिंथेसिस करेगा, तो उसके फ्रंट में मतलब क्या है, उसके डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 2 पॉइंट्स होंगे। उसके डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव सुपर कॉइल्स चलेंगे और अपस्ट्रीम में नेगेटिव सुपर कॉइल्स। कैसे, वो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है।
तो वो डीएनए को खोलेगा। ऑफकोर्स खोलने से क्या होगा, आगे की तरफ टेंशन होगी उसके। अगर ये हमारा डीएनए है, ये पॉलीमरेज है, ये खोल खोल के आगे बढ़ रहा है, ये डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड करने की वजह से उसके फ्रंट में टेंशन डेवलप करेगा। तो जो फ्रंट में टेंशन डेवलप करेगा उसकी वजह से सुपर कॉइल्स आ जाएंगे, जिन्हें कहा जाएगा पॉजिटिव सुपर कॉइल। पॉजिटिव सुपर कॉइल क्या है ये भी समझा चुकी हूँ मैं। जैसे ये हमारा डीएनए है और ये, इसको टर्न कहा जाता है, ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है। और ये जो है, अगर यही चीज इस तरह से हो जाए, दोनों स्ट्रैंड ऐसे हो जाएं और ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में इस तरह से कॉइलिंग हो जाए, ऐसे देखो, ये हो गया पॉजिटिव सुपर कॉइल, ये हो गया नेगेटिव सुपर कॉइल। पूरा लूजली अगर दोनों स्ट्रैंड बाइंड है एक दूसरे से तो वो हो गया नेगेटिव सुपर कॉइल। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है तो वो हो गया पॉजिटिव सुपर कॉइल। तो आरएनए पॉलीमरेज के डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव सुपर कॉइल होगा, अपस्ट्रीम में नेगेटिव सुपर कॉइल। ये सेक्शन बी में आ सकता है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा तो डीएनए को खोल अनवाइंड करेगा, तो ऑफकोर्स उसके आगे में टेंशन रहेगा और वहां पे पॉजिटिव सुपर कॉइल आ जाएगा। इस तरह का आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्विस्ट, नंबर ऑफ टर्न जो है वो बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न कैसे बढ़ जाएगा ये मैंने बताया था, देखो ये देखिए, ये एक डीएनए है, इसमें नंबर ऑफ टर्न काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक, ठीक है। जो टर्न काउंट करने का है वो इस तरह से काउंट करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक, यहाँ से लेके यहाँ तक दो, इस तरह से होता है। मतलब जहाँ से आपने काउंटिंग शुरू की है वहाँ से सेकेंड वाले को आपको काउंट नहीं करना है, थर्ड वाले को काउंट करना है। ये होता है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो पॉजिटिव सुपर कॉइल में बढ़ जाता है, इस तरह से हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और यही अगर इस तरह से हो जाए तो वो हो गया पॉजिटिव सुपर कॉइल। लेकिन यहाँ देखो, यही अगर बढ़ पूरा एकदम लूज रहे डीएनए, कोई टेंशन नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीज करने की वजह से जो सुपर कॉइल आया उसको बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइल, जो इंक्रीज करने की वजह से आया उसको बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइल। तो हमेशा याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज के डाउनस्ट्रीम में रहेगा पॉजिटिव सुपर कॉइल, अपस्ट्रीम में रहेगा नेगेटिव सुपर कॉइल। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, सुपर कॉइलिंग या टर्न में कोई प्रॉब्लम है, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस रिलेटेड? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल देना, मैं फिर से समझा दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर और आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कल बोलूंगी आप लोग को, ठीक है। आज बस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हो गया ना, आगे बढ़े, ठीक है। आप लोग को कंफर्टेबल होना उस चीज से। नंबर ऑफ टर्न और सुपर कॉइल का मीनिंग समझ गए ना? इसके अलावा मेरा डीएनए टोपोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पे भी जाके एक चीज, इस चीज को अगर आपको बेस से समझना है तो समझ सकते हैं। और ये याद रखेंगे, टोपोलॉजी पे 1 से 2 क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो बहुत सारे हैं टोपोलॉजी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए, जो ई कोलाई का पॉलीमरेज है 50 से 90 न्यूक्लियोटाइड एक बार में ऐड करता है, इतना प्रोसेसिव है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, उसका प्रोसेसिविटी इतना है, ठीक है। अब यूपी एलिमेंट के बारे में तो मैंने बताया था, कल ही हमने देखा था, 2 बॉक्स देखे थे, ई कोलाई डाला था, एक में लैक्टोज था, एक में ग्लूकोज था, एक में लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों थे। तो किस तरह से वो काम करता है वो भी हमने चेक कर लिया है कल ही। और ये डायग्राम भी आप लोगों को पता है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर दोनों बाइंड करेंगे तो वो इन प्रमोटर को पहचानेगा। जैसे वो दोनों बाइंड कर जाएंगे कि क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद हल्की सी मेल्टिंग होगी, हल्की सी मेल्टिंग होने के बाद बन जाएगा ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में बनेगा थोड़ा सा आरएनए बनेगा, जिसकी वजह से वो आरएनए बनने के बाद में वो डीएनए को अपने पास खींचेगा पॉलीमरेज, जिसको स्क्रंचिंग मैकेनिज्म कहेंगे। बार बार आरएनए टूट के गिर जाएगा और फाइनली वो अगर तोड़ के निकला भी, अगर वो तोड़ के आगे बढ़ा भी प्रमोटर से, तब वो तभी बढ़ेगा जब 10 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज कर लेगा, फिर वो इलॉन्गेशन फेज में एंटर करेगा
और सिग्मा फैक्टर उसको छोड़ के चला जाएगा और NUSA उसको ज्वाइन कर लेगा। ये भी मैं समझा चुकी हूँ, देख लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड जो स्टेप है दैट इज इनिशिएशन स्टेप। ये मैं कल समझा चुकी थी, जिसमें से mRNA चाहिए नहीं उसको रिप्रेसर बाइंड करता है, जिसमें से mRNA चाहिए उसमें एक्टिवेटर बाइंड करता है। ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। ठीक है, और जो मेल्टिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये +2 है। -11 से +2 के बीच में मेल्टिंग होती है। यहाँ देखिए, छोड़िए मैं बना देती हूँ। यहाँ देखिए, ये प्रमोटर है हमारा, ये स्टार्ट साइट है, ये +1 है। यहाँ पे -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये अगर है हमारा गैप, यहाँ पे हमारा -10 बॉक्स, तो ये ओपनिंग कब से कहाँ तक हो रही है, -10 बॉक्स से लेके +2 तक, ये इतना दूर में ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम में जाके एक बार दिखाती हूँ, वाले डायग्राम में। यहाँ पे देखिए, नहीं इससे बेटर ये होगा, ये वाला देखते हैं, नहीं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर +2 है तो यहाँ से लेके ये पूरा बॉक्स ये सब मेल्ट करता है। ठीक है, तो -11 से +2 इतना मेल्ट करता है पहली बार में RNA DNA सॉरी, और फिर उसमें RNA छोटा सा निकलता है। 2 RNTP के साथ शुरू होती है कहानी। A पहला रहता है ज़्यादातर, या G रहता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। पहला वाला ट्राइफॉस्फेट होता है। ये सारी चीज़ें हम कह चुके हैं, हम जान चुके हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कल देखा था कि 3 मैकेनिज्म्स हैं, ट्रांजिएंट एक्सकर्जन, इंच वर्मिंग और स्क्रंचिंग। मतलब जो वो पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको 3 तरह से समझाने की कोशिश की गई है। स्क्रंचिंग को सिलेक्ट किया गया है। स्क्रंचिंग में क्या होता है, तो RNA पॉलीमरेज DNA को अपने एक्टिव साइट में खींच के लेके आता है, जिसकी वजह से देखो वहाँ पे टेंशन होती है। ये देखो टेंशन होती है, ये वाला देखो यहाँ पे ये टेंशन होती है। उसकी वजह से DNA बार बार छूट जाता है उसके एक्टिव साइट से। जितना देर वो खींचता है उतना ही देर सिंथेसिस होता है। उतना ही देर सिंथेसिस होने का मतलब है छोटा सा RNA बनेगा और टूट जाएगा। जितना फिर वो खींचेगा फिर RNA बनेगा, फिर टूटेगा। ये कहानी चलती रहती है, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक वो खींच के अपने पास लेके आ पाएगा। उसके बाद RNA पॉलीमरेज इनिशिएशन को प्रमोटर को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, इलॉन्गेशन फेज में एंटर कर जाएगा, न्यूस A आ जाएगा और वो तब तक 10 अमीनो एसिड 10 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर चुका होगा हमारा RNA। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था कल रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन प्रोसेसेस। एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा रो इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे रो प्रोटीन यूज़ नहीं होता है। मैम राइट साइड फिर से प्लीज़। हाँ बेटा अभी बता देती हूँ। जो रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट ये 2 चीज़ें हैं। ये दोनों के मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। और जो रो इंडिपेंडेंट है उसमें क्या होता है, रो नाम का प्रोटीन यूज़ नहीं होता है। रो क्या है, तो रो एक टाइप का हेलिकेज है। बस इतना याद रखना, व्हाट इज रो। रो इज ए टाइप ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब क्या है, तो हेलिकेज हमेशा जिस तरह से रेप्लिकेशन में DNA और DNA के बीच में बॉन्ड्स टूटे थे, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में DNA और RNA के बीच में बॉन्ड्स टूटेंगे। हेलिकेज का काम ये है। तो हेलिकेज हमारा क्या है, DNA डिपेंडेंट RNA, मतलब DNA के डिपेंड करके जो RNA बना उसको तोड़ रहा है हेलिकेज, है ना। तो देखिए ये रो इंडिपेंडेंट है। रो इंडिपेंडेंट में रो प्रोटीन यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, हो के जा रहा है। DNA में एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसकी वजह से उसको सिग्नल मिल जाएगा कि नहीं मुझे अब आगे नहीं बढ़ना है। क्या सिग्नल मिलेगा, तो DNA में एक, यहाँ पे मैंने आपको कल दिखाया था डायड था। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो सीक्वेंस है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इसको और इसको बोलते हैं डायड सिमेट्री 2। ये बीच में नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है। ठीक है,
और यहाँ पे एक ए कंटिन्यूस का स्ट्रेच है, कंटिन्यूस ए का स्ट्रेच है। ये दोनों होना ज़रूरी है रो इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, इससे डीएनए से आरएनए बनेगा। जब आरएनए बनेगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा, इसलिए वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लेता है। स्टेम लूप स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा स्टेम लूप है, मतलब जिन रीजियंस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है वो स्टेम में आ जाते हैं, जहाँ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है वो लूप में रह जाते हैं। दिस इज लूप, दिस इज स्टेम। अब जैसे पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चर को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, वो जैसे ए के साइड में एंटर करेगा वो क्या बना लेगा, यू 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 बनाएगा। जैसे वो कंटिन्यूसली यू 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 बनाने लग जाएगा वो टूट जाएगा, हट जाएगा डीएनए से, आरएनए खत्म वहीं पे। आ गया समझ में? तो आरएनए स्टार्ट किससे हुआ है, ए से ज़्यादातर स्टार्ट होता है या जी से, खत्म किससे हुआ है, यू से, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा रो इंडिपेंडेंट। अब रो डिपेंडेंट क्या, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेम लूप स्ट्रक्चर वाले चीज़ें होंगी, स्टेम लूप बन गया, जैसे यू 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 बना कि वो टूट के हट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में क्या होता है, तो रो डिपेंडेंट में यहाँ पे देखिए, ये हमारा हेलिकेज है, जो कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए में एक ऐसा रीजन होता है जो कि सीए रिच होता है। ठीक है, सीए रिच रीजन। ये जो सीए रिच रीजन है, ये जैसे पॉलीमरेज क्रॉस कर जाता है, वो रीजन को, तो क्या होता है, सीए जो डीएनए में है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम से आरएनए बनेगा, है ना। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम से जो आरएनए बनेगा, ये 3 प्राइम में लेट सपोज यहाँ पे एक सीए रिच रीजन है। अब इस डीएनए से आरएनए बनेगा, अब यहाँ पे जो आरएनए बनेगा ये होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। सीए रिच होने से क्या होगा, यहाँ पे जी यू बन जाएगा। ठीक है, ये जैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए जैसे बना, वो हो गया रट साइड। वो रट साइड जैसे बनेगा कि उसमें, ये रट साइड जैसे बनेगा कि जो हेलिकेज है हमारा, वो उसको मौका मिल जाएगा अंदर घुसने का। और ये याद रखेंगे, कभी कभी हेलिकेज ऐसा भी बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ ही घूमता है, मतलब ये दोनों डीएनए हैं, अब ये पॉलीमरेज जा रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम के ऊपर से, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। जैसे उसको सीए रिच रीजन मिला, उसने आरएनए बना दिया। जैसे वो इस रीजन को क्रॉस करके आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, आरएनए जैसे बना, ये रट साइड बन गया, है ना, कि पीछे से हमारा ये तो आरएनए पूरा फ्री है, यहाँ पे हेलिकेज एंटर करेगा। ये हेलिकेज का बीच टनल है और ये हमारा आरएनए है, उससे ऐसे एंटर करेगा। ठीक है, अब ये एंटर किया, ऐसे एंटर करेगा। ठीक है, अब ये एंटर किया रट साइड, जैसे वो हेलिकेज एंटर किया, जैसे रट साइड बनेगा उसके बाद रट साइड बन गया, यहाँ पे जीयू बन गया। अब वो एंटर कर गया, एंटर करने के बाद में वो सीधे देखेगा कि रट साइड तो बन गया है, अब यहाँ पे पॉलीमरेज को रुकना पड़ेगा, अब सिंथेसिस आगे नहीं होगी। ये हेलिकेज और आगे बढ़ के जो आरएनए जो बाइंड करके रखा है ना डीएनए के साथ में, उस बाइंडिंग को, उस बॉन्डिंग को वो खत्म कर देगा और वहां से उसको तोड़ देगा। तो देखो ये आगे बढ़ रहा है विद द यूज ऑफ एटीपी, आगे बढ़ रहा है। और उसने देखो यहाँ पे, रुको मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ, आगे बढ़ रहा है, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आगे आया, इस बॉन्डिंग को तोड़ देगा और आरएनए को अलग कर देगा। ठीक है, तो आरएनए का रट साइट यहाँ है, जैसे रट साइट बनेगा कि हेलिकेज आएगा और वो हेलिकेज आके आरएनए को डीएनए से तोड़ देगा, ताकि और आरएनए ना बना सके पॉलीमरेज। आया समझ में? जैसे आरएनए टूट जाएगा, पॉलीमरेज भी उस सिस्टम से अलग हो जाएगा। और जो हेलिकेज है, दैट इज एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिक्स एक्टिविटी, हेलिकेज एक्टिविटी। ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें सेक्शन बी में पूछी जाती हैं। तो व्हाट इज हेलिकेज? इट इज एटीपी डिपेंडेंट आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी। तो ये एटीपी को यूज करके आरएनए को डीएनए से तोड़ के अलग करेगा। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा, सिंथेसिस रुक जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की, एंड ये जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज रो डिपेंडेंट। अब रो क्या है? इट इज आरएनए
डीएनए हेलिकेस। और ये जो रो डिपेंडेंट है ये किसकी वजह से है? रट की वजह से। रट क्या है? उसका सीक्वेंस डीएनए में है CA रिच, यहाँ पे देखो जैसे लिखा है, द रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर्स लैक द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड ए रेसिड्यू। यहाँ पे ए नहीं है, बट यूजुअली इंक्लूड ए CA रिच सीक्वेंस कॉल्ड ए रट एलिमेंट। ठीक है, तो डीएनए में ए नहीं है, यहाँ पे CA है, CA रिच रीजन है, जिसकी वजह से रट साइट बनेगा। रट का फुल फॉर्म क्या है? रो यूटिलाइजेशन टर्मिनेशन। आ गया आप लोग को समझ में? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। और ट्रांसक्रिप्शन लगभग बहुत ही इजी है। आरएनए पॉलीमरेज का खाली वो क्रैब वाला स्ट्रक्चर है, क्रैब का जो होता है, और सिग्मा फैक्टर का एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा मुझे बताना है, वो बताऊंगी मैं। और हम यूकैरियोट्स में स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की तरह ही इजी है, थोड़ा सा अलग है, इनिशिएशन के पॉइंट में अलग है। इलोंगेशन तो देखो बेटा दोनों का एक ही है, जिस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं था, इलोंगेशन दोनों का एक ही था, उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी इनिशिएशन का अलग होगा और टर्मिनेशन अलग होगा। दोनों का इलोंगेशन एक ही तरह होगा। ठीक है, मेरा ना फ़ोन डेड हो गया है, मैं इसलिए आपका मैसेजेस नहीं देख सकती। रुकिए, मैं इस लैपटॉप के चार्जर से उसको ऑन करती हूँ, फिर मैं आप लोग का मैसेजेस चेक करती हूँ। मुझे थोड़ा लैपटॉप का मेरा जो डेटा केबल है और मोबाइल चाहिए थोड़ा, तो मैं यहाँ से जोड़ लूँगी तो मैं आपसे बात कर पाऊँगी। 1 मिनट। तो इस तरह से रट साइड का तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना? रट साइड का समझ में आ गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं भी चेक कर लूँगी। आज एक्चुअली सुबह से ही बहुत सारा क्लास था मेरा।